ठीक है बच्चों, अब तक के एपिसोड में आपने देखा टोटल हमारे पास कितने क्वांटिटीज थे, डिराइव्ड क्वांटिटीज 13। और भी बहुत सारे डिराइव्ड वाले बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको बेसिकली कितने 13 पढ़ने, जिसमें से 7 हमने कंप्लीट कर चुके। अभी और कितने पढ़ने हैं? ठीक है, 6 क्वांटिटीज और पढ़ने हैं, और यहाँ पर हमारा डिराइव क्वांटिटीज का सिलसिला खत्म हो जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पल्स। अब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स का एक और मतलब लिख सकते हैं बच्चों, जब भी आपको ये पता करना हो कि फोर्स का असर कितना हुआ, इम्पैक्ट, तो इम्पल्स का एक और मतलब क्या है? इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, एक और मतलब इसका लिख लीजिएगा, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, समटाइम न्यूमेरिकल में ना आपको फाइंड द इम्पल्स करके नहीं आएगा, फाइंड द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऐसा पूछा जाएगा। पीछे का एसी चालू कर दो। आई बात समझ में? तो अगर आपको इम्पैक्ट ऑफ फोर्स निकालने बोलता है तो क्या निकालोगे? इम्पल्स निकालो। और इम्पल्स निकालने के लिए सिर्फ आपको इसका भी दो फॉर्मूला है, मतलब आप क्वेश्चन में गिवन क्या है उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। एक तो फॉर्मूला है J इज इक्वल टू एफ टी, तो सिंबल हम लोग क्या पढ़ते हैं इम्पल्स का? J पढ़ते हैं। J इज द सिंबल फॉर, आई नहीं दिया गया इम्पल्स, आई से होना चाहिए था, क्योंकि आई हमने करंट के लिए कर लिया हुआ है। नहीं आ रही बात समझ में? क्लियर है सभी बच्चों को कि आई क्यों नहीं गिवन है? क्योंकि आई सिंबल किसको दिया हुआ है हमने? करंट को दिया हुआ है, तो इम्पल्स को हमने कुछ भलता सिंबल दे दिया। लेकिन जे फिर उसका स्टैंडर्ड है, फिजिक्स की बुक में आप जे सिंबल देखोगे तो वो किसके लिए होगा? अगर वो क्वांटिटी है तो, यूनिट है तो वो सिर्फ जूल है। ये सब चीज़ कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका फॉर्मूला हम लोग एफ इंटू टी भी निकाल सकते हैं, या तो सिर्फ चेंज इन मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? देखो, आपको अगर याद होगा न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया था मैंने, मतलब डेल पी अपॉन डेल टी। और डेल टी मैंने बोला था कि हम लोग टी भी बोल सकते हैं उसको, टाइम इंटरवल क्या हो सकता है? टी भी हो सकता है। तो अगर मैं, या डेल टी भी लिख सकते हैं आप इसको, इसको यहां भेजा तो एफ इंटू टी, समझ आ रहा है? तो इम्पल्स एक्चुअल में क्या होता है? मोमेंटम का चेंज होता है। क्या होता है? समोसा पाव मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है? चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल पी है ये। हाँ, व्हाट इज समोसा पाव? चेंज इन मोमेंटम। तो अगर आप किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज निकालते हैं, पहले कितना था अब कितना है, माइनस कर देते हो, तो आपको पता चल जाता है कि इस पे जो फोर्स लगा उसका असर कितना हुआ। तो फोर्स का असर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? इम्पल्स निकालना होता है। इम्पल्स है क्या एक्चुअल में? मोमेंटम में चेंज है। मोमेंटम में क्या? चेंज। और चेंज इन मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इंटू टी के बराबर भी होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में फोर्स और कितना फोर्स लगाया वो, और कितने देर के लिए लगाया, ये दो चीज गिवन है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये किसके बराबर है? समोसा भी, वो जे, तो इम्पल्स मिल जाएगा। अगर आपको बॉडी का मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, जैसे कोई एक बॉडी है, जैसे हमारे पास कोई एक बॉडी है, इसका मास m, ठीक है, शुरुआत में इसकी कुछ वेलोसिटी है u वेलोसिटी, ठीक है, इसका मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास इनटू एम वी, मास इनटू वेलोसिटी, मास m है, वेलोसिटी क्या है? इनिशियल, तो इसका मोमेंटम कितना होगा इनिशियल? पी आई लिखूंगा मैं उसको, जो कि क्या हो जाएगा? एम वी। ठीक है, अब इसको किसी ने लात मारा, ठीक है, हाँ, फोर्स लगा, फोर्स लगेगा तो आपको पता है इसका जो भी वेलोसिटी होगा वो इस केस में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, मास तो वही रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो गया v, क्या हो गया? v। ठीक है, और इसका मास m और वेलोसिटी जो है आपका v हो गया। मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m इंटू, चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो पी एफ माइनस पी आई कौन है?
बोलो, डेल्टा पी है। तो डेल्टा पी बेसिकली है कौन, पी एफ माइनस वॉट, पी आई। और पी एफ की अगर जगह रखूं तो एम वी, और इधर पे क्या आ जाएगा, एम यू। और कॉमन क्या निकल कर आएगा, स्मॉल एम कॉमन आ जाएगा। तो स्मॉल एम अगर कॉमन लेंगे तो ऐसे बन सकता। आई बात समझ में। तो ये बेसिकली कब लगेगा, समोसा पी से जब जाओगे सॉल्व। तो याद रहेगा इम्पल्स, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कैसे निकालेंगे। इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है क्या, इम्पल्स क्या है, जब आप फोर्स लगाओगे कुछ टी टाइम के लिए तो उसका कुछ असर होगा ना। क्या असर होगा भाई, मोमेंटम में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा, मोमेंटम में अगर चेंज आया तो मतलब फोर्स का असर हुआ। कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। समझा क्या है मतलब, ये इम्पल्स का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, मीनिंग बताओ इम्पल्स का, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये वर्ड भी इस्तेमाल किया कर सकता है, या इम्पैक्ट भी बोल सकता है, चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकता है। किसमें, मोमेंटम बेसिकली क्या है, इससे अपने को पता चलता है कि बॉडी कितना मोशन में। जैसे मान लो जीरो मोमेंटम है तो रेस्ट पर है वो, समझ आ रहा है। कुछ वेलोसिटी आ गया तो कुछ मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में। और ये जोर बताता है बेसिकली, मोमेंटम क्या बताता है, एक जोर। तो चेंज इन, जितना मोमेंटम में चेंज आएगा इसका मतलब कि उतना फोर्स का असर हुआ। अगर मोमेंटम में चेंज थोड़ा सा आया तो मतलब आपने जो फोर्स लगाया उसका असर थोड़ा ही हुआ। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ साथ यूनिट की बात कर लेते हैं। आप कोई भी फॉर्मूला पकड़ लो, चाहे ये, यूनिट सेम निकल कर आएगा। अच्छा, जे बराबर है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम माइनस मोमेंटम करके मिलेगा क्या, मोमेंटम। तो मतलब मोमेंटम का यूनिट होगा, जे का जो यूनिट होगा वो किसका होगा, मोमेंटम का क्या यूनिट था, ऊपर ही किया हमने, पी, स्मॉल पी का क्या यूनिट था, फॉर्मूला क्या, मास इनटू वेलोसिटी। सोच के बताओ, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। अच्छा, तो यहां से मुझे मिल गया क्या, केजी मीटर पर सेकंड, ये तो आसान था। अच्छा, यहां से भी चेक करते हैं कि यहां से भी केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड मिलता है क्या। ठीक है, तो इसमें कौन है, फोर्स है, और यहां पर कौन है, टाइम है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है, न्यूटन। ओके, लेकिन न्यूटन से सॉल्व नहीं होगा, पहले हम लोग लिखते हैं न्यूटन। पहले क्या करते हैं, तो फोर्स का यूनिट एसआई यूनिट होता है न्यूटन। टाइम का क्या होता है बच्चों, सेकंड। न्यूटन सेकंड हो गया। ओके, न्यूटन की जगह, न्यूटन किसकी जगह पर हमने लिखा था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी। देखते जाओ, ऊपर फॉर्मूले में किया हुआ है, सब कनेक्टेड ही है, ऊपर का आएगा तो ये नीचे वाला आएगा आपको। तो न्यूटन किसकी जगह लिखा था हमने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू व्हाट, ये सेकंड। ओके, अब ये सेकंड से ये एक सेकंड कैंसिल हुआ, क्या बचा बताओ, मीटर पर सेकंड, वही आया। समझ आ रहा है। तो चाहे आप जे फटी से निकालो यूनिट, जे इज इक्वल टू एफ टी, जे इज इक्वल टू एफ टी से, या चेंज इन मोमेंटम से निकालो, यूनिट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, क्योंकि इक्वल है दोनों। सेकंड ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर और सेकंड इनवर्स। समझ गए। अच्छा, यहां से आप डायमेंशन लिख सकते हो सभी बच्चे। डायमेंशन कैसे लिखेंगे, एल एम टी मतलब क्या, लेंथ मास टाइम। लेंथ यहां पर कौन बता रहा है, मीटर बता रहा है, मीटर के ऊपर पावर कितना है, तो लेंथ के ऊपर कितना आएगा। अच्छा, केजी किसका यूनिट है, मास का, इसके ऊपर पावर 1 है, मास के ऊपर कितना आएगा। अच्छा, सेकंड टाइम का है, सेकंड के ऊपर -1 है, टी के ऊपर भी क्या आएगा, -1 आएगा। 111 याद करो, मैंने तभी बताया था आपको कि मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन सेम आएगा। तो ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। 111 111 लास्ट में माइनस। कौन सी दो क्वांटिटीज आपको मिली जिसका डायमेंशन सेम आया, मोमेंटम और इंपल्स, 111 111, ठीक है। चलिए, और होता क्या है ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, वर्क। अब ये भी आपका लोअर क्लास में हुआ है, 9th में मेरे ख्याल से, इसके बारे में आपको, वर्क के बारे में। देखो, काम जो है ना, दो तरीके के होते हैं। फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है ना, काम अलग चीज होती है।
फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क किसको बोलते हैं? आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब तक ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, जब तक आपने कितना भी फोर्स लगाया हो, ठीक है, वर्क विल बी जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल ये दीवार है, अब आप फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन, लेकिन ये दीवार खसक नहीं रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो आपने फोर्स यहां पर कितना लगाया? 100 लगाया, और डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। 100 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 1000 तो कोई नहीं कर देगा ना। 100 इंटू 0 0, 0 से जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, जो भी बोल दो। तो यहां पर वर्क कैसे होगा? ठीक है, जैसे आप यहां पर देखो, ठीक है, अभी ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर अगर इसमें रख के बताऊं, ठीक है, ठीक है, ये देखो, यहां पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स ऐसे भी निकालना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इस तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और आप कोई भी एक बाउंड्री ले सकते हो, या इसका मिडिल पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है, कि कितना डिस्प्लेस्ड हुआ। आप कोई भी एक कॉर्नर से यहाँ से अगर मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये मार्कर रख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ तो ये आगे की तरफ डिस्प्लेस्ड हुआ, ठीक है। तो कितना डिस्प्लेस्ड हुआ और कितना मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा तो क्या पता चल जाएगा? वर्क पता चल जाएगा। और समटाइम अभी आगे चल के आप देखोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स भी निकालना होता है, ठीक है। तो आपको क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच का, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करना होता है, लेकिन आपको एक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन करके एक कांस्टेंट है, वो आपको गिवन होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो जब आप क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट को आगे खसकाते हो, तो एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको पीछे पीछे की तरफ खींच रहा होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप कोई कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप खसकाते हो तो शुरुआत में नहीं खसकते हो। जैसे मम्मी ने आपने को बोला कि एक कोई लड़कों को बोल दिया कि ये वाला कबर्ड जरा उधर खसका, मेरे को नीचे साफ सफाई करना है ना। तो शुरुआत में क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हो तो हिलता नहीं है वो जगह से, है ना। फिर थोड़ा और बढ़ाते हो, फिर थोड़ा और बढ़ाते हो, ठीक है। फिर जब जाके वो क्या होता है, थोड़ा सा खसक जाए, और एक बार खसक गया तो फिर उसके बाद, है ना, आराम से खसक जाता है। अच्छा, तो ये जो इनिशियली अपनी जगह से ये हिल नहीं रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। किस वजह से? फ्रिक्शन फोर्स। अभी फ्रिक्शन फोर्स जो है ना, इसके नुकसान भी बहुत है, फायदे भी बहुत है। आप जो जमीन पर चल पाते हो ना, ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा, फॉर एग्जाम्पल, क्या एक ही जगह रहोगे? अच्छा, ये क्लासरूम, मान लो रोड पर आप चल रहे हो बच्चों, और उसमें कोई ऑयल डाल दे, और ऑयल से फ्रिक्शन कम होता है, रगड़ जो है वो, फ्रिक्शन का मतलब रगड़ होता है, तो ऑयल से जो है ना रगड़ कम होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के मौसम में टिडिंग टिडिंग। अच्छा, तो कहीं जो है वो कीचड़ हो जाता है, अब कीचड़ भी जो है उससे क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, पानी पड़ता है, फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और कई लोग को आपने स्केटिंग करते देखा होगा, नहीं? जैसे लेफ्ट टर्न मारा, राइट टर्न मारा, ऐसे चले गए, नहीं, स्किड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में वो स्केटिंग नहीं कर रहे होते, फिसल जाते बेचारे। क्यों फिसल जाते हैं? फ्रिक्शन की जो रगड़ होती है, जो टायर और रोड के बीच में होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पानी की वजह से, ऑयल की वजह से। समझ आ रहा है? तो अगर वो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप ब्रेक मारोगे, टायर तो रुक जाएगा, लेकिन टायर रोड पे नहीं रुकेगा। समझे? आप देखो, आप ब्रेक मारते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक मारते हो लेकिन आपकी गाड़ी ऐसे फिसल के जा रही होती है, टायर रुक चुका है लेकिन टायर रोड पे नहीं रुका है, वो स्लिप होके चलता रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। तो हमारा डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, इसके नुकसान भी है, जैसे शटर में जंग लग जाता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, अब शटर खोलते हैं तो खुलता नहीं है, जाम हो गया, ये नुकसान है हमारे लिए। तो इसके लिए फिर ग्रीस लगाना पड़ता है, ऑयल लगाना पड़ता है। तो ये ग्रीस ऑयल को इनको क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? जो फ्रिक्शन को हाँ बढ़ाते हैं। कम करेगा ना यार। आपने चप्पल के नीचे ऑयल लगा, देख किधर जाता था। हाँ स्लिप नहीं नहीं, अब्दुल्ला जाएगा डायरेक्ट, ढलान उधर है ना। ओके खैर, तो अब याद रखिए कि वर्क फिजिक्स में कब होगा? जब आपने फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या होगा? डिस्प्लेस्ड होगा। अब वर्क जो है ना वो दो तरीके से पूछा जा सकता है। अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स लगाया वो, और अगर उसके और फ्लोर के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकालना होता है। वर्क डन बाय क्या निकालना होता है? फ्रिक्शन। चलिए, तो वर्क का फॉर्मूला क्या बोलोगे बच्चों? एफ एस। देखो वुमेन का काम क्या होता है? बस फैशन शो करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो वुमेन का वर्क क्या है? ओनली फैशन शो। ठीक है, चलो यूनिट आप बता सकते हो बच्चों? पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट, ऐसे यहां पर कौन है? डिस्प्लेसमेंट। देखो जब यूनिट में एस बात कर रहा हूं तो वो सेकंड है, और जब मैं फॉर्मूले में एस बात कर रहा हूं वो डिस्प्लेसमेंट है। ये भी चीजें कंफ्यूज करती है। बोले सर वहां पर वो सेकंड है, इधर पे डिस्प्ले क्या है चल रहा है? तो यहाँ पर फॉर्मूले में बात चल रही है और वहां पर यूनिट्स में बात चल रही है। तो यूनिट के अंदर एस कौन है? सेकंड है। ठीक है, और फॉर्मूले में एस कौन है? डिस्प्लेसमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। अच्छा, न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू व्हाट? मीटर। सही है। अच्छा, मीटर इनटू मीटर। ओके, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं सेकंड स्क्वायर को किधर ले जा सकता हूं? ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो डायमेंशन डायरेक्ट बता सकते हो क्या आप? बोलिए बच्चों। मीटर के ऊपर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, केजी के ऊपर 1 है तो मास के ऊपर 1, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका -2। तो बेसिकली वर्क, अच्छा वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, याद रखिए, इट इज द काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू, और आप क्या लिख सकते हो बच्चों? कैपिटल जे। कैपिटल जे मतलब कौन? जूल। तो आप जूल और जूल का इक्विवेलेंट याद रखिए, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे न्यूटन का इक्विवेलेंट क्या याद किया आपने? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे जूल का इक्विवेलेंट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फर्क क्या है? फर्क क्या है? उधर पे मीटर था न्यूटन वाले में, और इधर पे मीटर स्क्वायर है। और डायमेंशन अगर आप चेक करोगे तो वो कितना था? 112 था। फोर्स केस में देखो ये 212 है, तो याद रखना भी बहुत आसान है। फोर्स का क्या है? 112 लास्ट में माइनस, और एनर्जी का क्या है? 212 लास्ट में माइनस, तो 212 लास्ट में माइनस। याद रहेगा सभी बच्चे? इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। जैसे आपने फोर्स को इंपॉर्टेंट किया ना, वैसे ये तीनों एनर्जी, इसका देखोगे एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो कैनेटिक हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, आप देखोगे डायमेंशन सेम आएगा। डायमेंशन क्या आएगा? सेम आने वाला है। चलो यहां पर देख लो बच्चों, ये हाफ तो यहां पर नंबर है, न्यूमेरिक नंबर है ना, यहां पर कोई उसका यूनिट नहीं होगा, फॉर्मूले में हाफ आया है। ठीक है, एम तो केजी हो जाएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, भूल गए? वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। उड़ी बाबा, ये तो सेम आया। समझा? तो ये किसके बराबर होगा? और जूल बोल सकते। और डायमेंशन जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी क्या आने वाला है? सेम, L2 m1 t-2। चलो इधर चेक करते हैं,
इधर चेक करते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसका इसका फील है आपको? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसका होता है? हाँ, जो बॉडी मोशन में होगी और लीनियर मोशन में। अभी जो पंखा गोल घूमने का एग्जांपल आपने बताया, उधर पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास। कौन सी होती है? वो रोटेशनल अलग टॉपिक है उसका, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आप फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है, 12th में वो बस चैप्टर में ही हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर बात करें कोई बॉडी अगर लीनियर मोशन में, मतलब एक लाइन में मूव कर रहा है ऐसा, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी होगी? इसको हम लोग ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं, लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। अभी आपको सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टर्म पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आगे चल के इसी को क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल का मतलब तो लीनियर, अगर कोई बॉडी ऐसे एक लाइन में मूव कर रहा है, उसका मास है और वेलोसिटी है, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा इसके पास एनर्जी कितना है। तो जो बॉडी मोशन में होगा उसके पास ही काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर वो रेस्ट पे, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं अभी, आपका अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा तो जीरो है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये बात ध्यान रहेगी सभी बच्चों को। क्यों? रेस्ट पर हो तो आपका मास है ना, क्या नहीं होगा? फॉर्मूले में देखकर बताओ कि आपके पास क्या नहीं होगा? वेलोसिटी नहीं होगा। आप रेस्ट पर हो तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? जीरो इंटू एम क्या होता है? जीरो इंटू हाफ क्या होता है? तो पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी इन मोशन हैव काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी मोशन में होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। समझ गए ये किसके पास होती है? ओके। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में ये आप ग्रेविटेशन चैप्टर आपको 11th के अंदर ही है। 10th में भी आपने ग्रेविटेशन पढ़ के आया ना, थोड़े बहुत फॉर्मूले उसके, फर्स्ट चैप्टर ही था। तो हमारे पास अभी 11th में भी ग्रेविटेशन चैप्टर है, उसमें एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन कैसा बताया? सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बताया। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। mgh कुछ याद आ रहा है? ऐसा कोई मसाला है ना, मसाले का ऐड आता है ना, mdh आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग बोलेंगे mgh। m कौन है, g कौन है, h कौन है, ठीक है, इसको समझते हैं। हमारे पास बच्चों ये अर्थ है, अर्थ का सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट h हाइट पर है। कितनी हाइट पर है? h हाइट पर है। इसका मास है m, ठीक है। तो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर ये h हाइट पर है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैंने अर्थ के सरफेस से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे उठाया, ठीक है, तो जमीन के सरफेस से कुछ h हाइट पर है, ये भी रेस्ट पर दिखाई दे रहा है ना आपको, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है? काइनेटिक जीरो है। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है आपने? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऐसे पढ़ा है नहीं पढ़ा? नहीं पढ़े? ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, सिर्फ इसको, हाँ वाह वाह वाह, इंग्लिश वाले हिंदी में बोलने लग गए यार, ठीक है। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है सिर्फ, समझ है? नहीं समझ रहा है? अच्छा, तो अगर मैं इसको यहां से छोड़ देता हूं, अगर मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया तो ये मोशन में आ गया, लीनियर मोशन में आ गया। लीनियर मोशन में आ गया तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये आई कहां से? एनर्जी को तो हम पैदा नहीं कर सकते। तो जब ये यहां पर था ना, तो उसके पास काइनेटिक जीरो थी, लेकिन कौन सी एनर्जी है? ये h हाइट पर है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? अच्छा, जैसे ही छोड़ता हूं उसकी हाइट कम होती जा रही है, ठीक है। देखो हाइट अगर कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? अच्छा, और मोशन में इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे नीचे जा रहा है ये स्पीड, अच्छा स्पीड मतलब वेलोसिटी हो गया यहाँ पर, तो वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है। ये कम होते जा रही है और ये बढ़ते जा रही है, मतलब यही इसमें कन्वर्ट कर रही है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? काइनेटिक में कन्वर्ट होते जा रही है। नहीं आया समझ में? पोटेंशियल एनर्जी जितना घटेगा काइनेटिक एनर्जी उतना
बढ़ेगा। तो यहाँ पर एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है। कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? हाँ, अभी यहां पर रखा है, कौन सी एनर्जी है इसके पास? गौर से देखो इस सिचुएशन को, फील करके करोगे तो ये रेस्ट पर है, एच हाइट पर है, कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल होगी इसके पास। कैनेटिक कितनी है? 0 है। जैसे ही हम लोग इसको क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो इसकी स्पीड बढ़ती है। अरे स्पीड बढ़ेगी, ऊपर से ऑब्जेक्ट गिराओगे तो धीमे धीमे उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगा तो कैनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और हाइट क्या हो रहा है? कम। हाइट कम हुई तो कौन कम हो जाएगा? तो पोटेंशियल कम हो रहा है, कैनेटिक। तो कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? पोटेंशियल कैनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। इसका कुछ फील आया? ऐसे सब क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है? तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। तो कोई ऑब्जेक्ट बच्चों अगर h हाइट पर है, उसका मास m है अर्थ से, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh। mgh याद रहेगा? अच्छा, यहां पर m कौन है? m का यूनिट अगर आपसे पूछा मास है तो ये kg आ जाएगा। अच्छा, स्मॉल g के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, इसका नाम बताइए पहले तो। वेरी गुड, क्या नाम है इसका? एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो भी बॉडी में एसेलरेशन आएगा। एसेलरेशन मतलब क्या होता है? बराबर, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? व्हाट इज एसेलरेशन? वेलोसिटी के चेंज होने का रेट। और इस जी की वैल्यू कितनी है पता है? नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो यूनिट होता है ऐसे समझ सकते हैं। देखो, आपको पता है इसको सॉल्व करके ये आ रहा था, ये सेकंड नीचे आ रहा था, याद आ रहा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन रहा था। तो 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होगी पर सेकंड में, यानी 1 सेकंड में। नहीं फील आ रहा ना? रुक जाओ, रुक जाओ बच्चों। एसेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? कहां से निकाला था ये फॉर्मूला, कौन बताएगा? फर्स्ट फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से आया था। कहां से आया था? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आता है। अच्छा, क्या है ये? वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट टाइम। तो मैंने जो फॉर्मेट आपको लिया ये यहां पर, तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा? 9.8 का कितने सेकंड में? पर सेकंड में। यानी हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? 9.8। जैसे ही मैं रेस्ट से छोड़ता हूं तो पहले 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 से 9.8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? हर सेकंड में वेलोसिटी 9.8 से चेंज होगी। एवरी सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ जाएगी ऊपर से नीचे ड्रॉप करने वाले में? 9.8। इसका मतलब ये है। तो ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? तो जो एसेलरेशन हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड पर सेकंड, ये ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए इसका नाम है एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये बात तो समझ में आ गई ना क्या है जी? कि ग्रेविटी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से अगर आप छोड़ोगे तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके अंदर जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हर सेकंड कितना होगा? एवरी सेकंड 9.8 से बढ़ जाएगा। और अगर ऊपर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो उतने रेट से घटेगा। उतने रेट से क्या होगा? घटेगा। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। जी एक्चुअल में कौन है? नाम क्या बोल रहा हूं मैं? एसेलरेशन। क्या बोल रहा हूं? एसेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको अगर याद होगा तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे याद करते हुए यूनिट। तो यहां पर मैं जी की जगह पर रखता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में हाइट, जितनी हाइट पर होगा ऑब्जेक्ट, तो हाइट मीटर में मेजर करेंगे। काय में मेजर करेंगे? मीटर में। अच्छा, इधर बताओ, केजी मीटर इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये भी किसके बराबर हो गया? ये देखो तीनों सेम ही तो आ रहा है। डायमेंशन क्या होने वाला है? सेम। तो आप देख लो बच्चों, जितनी भी एनर्जी आ रही है, स्टार जितना किया हुआ है, सबका डायमेंशन आप देख लो। वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी तो नाम में ही छुपा है, एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, तो जितनी भी एनर्जी है सबका यूनिट डायमेंशन क्या होता है बच्चों? सेम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? कितना? वो भी कितना? 212।
लास्ट में माइनस। चलो तो हमारा अगला टॉपिक ये समझ में आ गया ना, पोटेंशियल एनर्जी की कहानी। ठीक है, mgh फॉर्मूला भी याद करने का तरीका समझ आ गया। डायमेंशन जितने भी एनर्जी होंगे उसके डायमेंशन, कोई भी एनर्जी हो, डायमेंशन 212, लास्ट में माइनस। फोर्स, कोई भी फोर्स हो, फोर्स के भी अलग अलग टाइप पढ़ेंगे आप। 112 लास्ट में, दोनों अच्छे से याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी और फोर्स। फोर्स का बोलो, फोर्स का लास्ट में माइनस, और एनर्जी का 212 लास्ट में माइनस। तो इजी है, बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, प्रेशर। मक्खी बैठी है कहीं? अभी प्रेशर क्या होता है बच्चों, प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? ठीक है, जब आप क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है। अभी फॉर एग्जांपल ये कोई आपके पास सीरिंज है, पिचकारी बोल दो, इंजेक्शन जो होता है ना उसको सीरिंज बोलते हैं। समझ आ रहा है? नहीं, इसको जो प्लास्टिक का ये मटेरियल होता है ना, ये सीरिंज कह लेते हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल टर्म इसका यही है। ठीक है, जो आप होली में खेलते हो वो पिचकारी होती है, तो इंजेक्शन लगता है प्लास्टिक को सीरिंज बोलते हैं उसको। अच्छा, तो इस पे बेसिकली आप क्या करते हो, इसके अंदर लिक्विड भरा है, आप क्या करते हो, यहां पर ये पिस्टन होता है जो ऊपर नीचे होता है, क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन। अब इसका एरिया पे आप क्या अप्लाई करते हो बच्चों, फोर्स अप्लाई करें, तो बेसिकली कितना प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो आप किने कितना फोर्स लगाया और डिवाइड बाय एरिया, कितने एरिया पे लगाया, तो फोर्स अपॉन एरिया, आपको पता चलेगा कि प्रेशर कितना है। तो व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, एक और बात बताता हूं, अब मुझे एक चीज बताओ कि सब्जी वगैरह सबने कट किया होगा चाकू से, है ना? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे ही आप क्या करते हैं, कोई सब्जी को कट करते हो, ठीक है, ये कोई ककड़ी है फॉर एग्जांपल, हाँ हाँ, ले ले गाजर ले ले तो, ठीक है, चाय वाले को गाजर का क्या काम रे, तेरे को तो अदरक चाहिए, बराबर। अच्छा इधर सुनो तो आप जो है ना ऐसे नाइफ रख के ऐसे कट करते हो, है ना, सबने किया होगा ऐसे। अच्छा, तो आपको ये बात आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर आपका जो नाइफ है वो बहुत शार्प है, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स कम लगाना पड़ता है। क्यों ऐसा पता है? एरिया अगर कम है ना, एरिया अगर कम है तो फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा। अगर एरिया ज्यादा, अभी कौन सा एरिया की बात चल रही है, ये आपके पास कोई नाइफ ले लेता हूं, ठीक है, ये नाइफ हो गया हमारा, ओके, और ये एरिया की बात चल रही है, इस एरिया की बात चल रही है। अगर ये एरिया एकदम शार्प रहेगा तो ये एरिया कम होगा, समझ आ रहा है, और फोर्स भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे जनरली नंबर ले ले रहा हूं बच्चों, एरिया मान लीजिए, ठीक है, पहले मान लीजिए कि ना ये ब्लंट नाइफ है, कैसा है, ब्लंट नाइफ कैसा होता है, नहीं, हाँ जो शार्प नहीं होता है, मतलब शार्प होता है बोल रहे, तो शार्प नहीं होता है, तो आपने मान लो कोई चाकू लिया उसको ऐसे पीट दिया कहीं पर, तो ये एरिया कैसा हो गया, चौड़ा हो गया, ये ब्लंट हो गया, ब्लंट नाइफ बोलेंगे उसको। अब उससे जब आप सब्जी काटते हो तो आपको कटेगा उससे भी, क्योंकि सब्जी काट रहे हैं, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, कटेगा वो, लेकिन आपको फोर्स ज्यादा लगा, जल्दी से नहीं कटता है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, अगर एरिया ज्यादा हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल ये सब्जी काटने के लिए मुझे प्रेशर चाहिए 1, कितना चाहिए 1, एरिया 10 है तो फोर्स भी मुझे कितना लगाना पड़ेगा
10 लगाना पड़ेगा, ये कट करके कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा मैंने इसको शार्प कर दिया, क्या कर दिया इसको शार्प, शार्प करूंगा एकदम पतला कर दूंगा इसको, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम तो फोर्स भी टू प्रोड्यूस द सेम प्रेशर, देखिएगा बात को, ठीक है, प्रेशर मुझे 1 चाहिए सब्जी काटने के लिए, तो यहां पर अगर मैं एरिया रिड्यूस कर देता हूं फॉर एग्जांपल 2, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा 2, ताकि ये सॉल्व करके कितना है, नहीं आई बात समझे। अब आसानी से कौन से इसमें कटेगा, क्योंकि आप जो अप्लाई करोगे वो एफ अप्लाई करोगे, प्रेशर तो डेवलप होगा उधर पे, समझ आ रहा है। तो अगर एरिया ज्यादा है, ब्लंट नाइफ में एरिया क्या होता है ज्यादा होता है, तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ता है सब्जी काटने के लिए। कुछ कहानी समझ आ रही है, ये ब्लंट नाइफ वाला एग्जांपल आपको 9th क्लास में गिवन है, जब प्रेशर का टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया वहां पर, ठीक है। और ये अगर शार्प है, हमारे पास शार्प नाइफ है एकदम पतला, तो उसका एरिया क्या रहेगा कम, एरिया कम तो फोर्स जो अप्लाई करोगे वो भी टू प्रोड्यूस द सेम प्रेशर। यहां पर भी प्रेशर कितना हो रहा है 1, यहां पर भी, लेकिन आसान कौन सा होगा आपके लिए, शार्प नाइफ से या ब्लंट नाइफ से, शार्प नाइफ से। कुछ आई बात समझ में, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अपन चैप्टर नंबर 2 में स्केलर वेक्टर डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि जो प्रेशर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो फोर्स है ना, इट इज ऑलवेज अ नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर फोर्स, क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, नॉर्मल फोर्स, या इसको नॉर्मल लिख देता हूं मैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है, नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं, नॉर्मल का मतलब फिजिक्स और मैथ्स की भाषा में परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है याद रखिएगा, ठीक है। अभी मैं समझाता हूं इसको क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई शीट है फॉर एग्जांपल, ऐसे ये कोई शीट है, इसका एरिया कितना है, ए एरिया है। अब आप फोर्स लगाते हैं यहां पर ऐसे, तो इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मैं आपको यहां पर पूरा डिटेल बता दे रहा हूं, आगे चल के अपने को काम आएगा इस वजह से कि प्रेशर में एक्चुअल में कैसे डील किया जाता है। तो एरिया ये है, अब इस क्या नाम है, इस शीट को परपेंडिकुलर फोर्स होता है, जो फॉर्मूले में हम लोग बात कर रहे हैं एफ, ये वाला एफ नहीं है, ये कौन सा एफ है, परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर। तो यहां पर इस फोर्स का एक कंपोनेंट आता है यहां पर, जो कि चैप्टर नंबर 2 से कनेक्टेड है बच्चों। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ये इसके साथ में एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है थीटा, तो एफ का यहां पर एक कंपोनेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ कॉस थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो सिर्फ एफ अपॉन ए नहीं बनेगा, एफ कॉस थीटा अपॉन ए, क्योंकि फॉर्मूले मैंने क्या डिफाइन किया कि एफ कौन सा फोर्स होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। तो भले आप एफ कोई भी दिशा में लगाओ, उसका एक कंपोनेंट आएगा, उसका कुछ हिस्सा यहां लग रहा होगा, उसका कुछ कंपोनेंट कहां लग रहा होगा परपेंडिकुलर। अभी ये जो कहानी है कंपोनेंट निकालना, ये सब चैप्टर नंबर 2 से कनेक्टेड है, लेकिन मैं क्योंकि आपको ये बता रहा हूं कि प्रेशर का फॉर्मूला सिर्फ एफ अपॉन ए नहीं है, क्या है, नहीं एफ कॉस थीटा भी नहीं है, वो तो इस सिचुएशन के हिसाब से आया है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया है या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट। तो फोर्स अगर कोई भी दिशा में दिया होगा तो वो फोर्स नहीं लेना, उसका कंपोनेंट आपको इस शीट के परपेंडिकुलर में कौन सा फोर्स लग रहा है वो वहां लेना है। तो एफ कॉस थीटा मेरा एक्चुअल में कौन है, एफ नॉर्मल है, इस वजह से मैंने ये सिचुएशन आपके सामने रखा, याद रहेगा। तो आप फोर्स कोई भी दिशा में लगाओ, ये कौन सा फोर्स लेगा, परपेंडिकुलर वाला ही, मतलब ये फोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, डायरेक्शन पे जो डिपेंड नहीं होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है स्केलर होता है। तो प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर वेक्टर, ये जितनी भी चीजें ना सब चैप्टर नंबर 2 से कनेक्टेड है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन चल रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा।
अभी आपको ये कंपोनेंट की कहानी भी नहीं समझेगी, लेकिन बहुत आसान कहानी है, यकीन मानो। जहां थीटा होता है वहां कॉस लगा देने का, जहां थीटा होता है वहां पर, तो अगर मैंने ये थीटा एंगल दे दिया तो एफ का यहां पर कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो। ठीक है, अच्छा चलो यूनिट पर बात करते हैं। फोर्स न्यूटन, फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। एरिया का क्या होगा? पहला फॉर्मूला ये मीटर स्क्वायर, क्या है? मीटर स्क्वायर, याद है? एरिया का फॉर्मूला लेंथ स्क्वायर है, यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हो गया मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर, ओके, तो यहां पर लिखता हूं मैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल अपॉन मीटर स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? क्या कैंसिल होता दिखाई दे रहा है? 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा, नीचे 1 मीटर बचेगा, सही है? ठीक है, केजी मीटर का पावर 1 ऊपर गया तो -1, सेकेंड स्क्वायर अपॉन में ना, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? -2। चलो डायमेंशन बता सकते हो सभी बच्चे? बोलो। एल के ऊपर -1, केजी के ऊपर 1 है, मतलब एम के ऊपर 1, और क्या नंबर आया जरा इसका देखिएगा? 112। 112 और भी किसी के था, लेकिन इसमें और उसमें कुछ फर्क है। इसमें शुरुआत में माइनस है, लास्ट में भी, और उसमें सिर्फ लास्ट में है, तो नंबर सेम है। साइन का ध्यान रखिएगा। तो आप एक साथ प्रेशर और फोर्स दोनों याद कर सकते हो आप। 112 112, फर्क क्या याद रखोगे कि प्रेशर में शुरुआत में भी माइनस है, लास्ट में माइनस है, और फोर्स में सिर्फ लास्ट में माइनस। समझ गए बात को? अच्छा, प्रेशर क्या है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, हाँ। अब बचा बच्चों पावर। क्या बचा? फिर आया चाय बेचने तो पावर। ओके, तो व्हाट इज पावर? वर्क पर यूनिट टाइम। ये डब्ल्यू यहां पर कौन है? वर्क कितने रेट से चेंज हो रहा है, वर्क का रेट है, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसकी स्पीड क्या है। अगर आप बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, मतलब वर्क जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसका मतलब पावर ज्यादा है। समझ आ रहा है? अब इसमें आप आगे चल के यही फॉर्मूला मैकेनिकल वर्क भी बात करें, इलेक्ट्रिकल वर्क भी बात करेंगे, लेकिन कहानी सेम होती है। हाँ, लेंस वाले में पावर बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस इज डिफरेंट, जो आपने फॉर्मूला 10th में कर रखा है, 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, और एफ मस्ट बी इन मीटर। यह 2 मार्क का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हुआ करता था आपके। अच्छा क्या, ठीक है, इधर आ जाइए। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी कौन है, याद रखिएगा? वर्क का रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। व्हाट इज पावर? पावर कौन है, याद रखिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। वर्क कितना तेजी से हो रहा है, यह आपको पावर बताता है। काम कितना तेजी से होगा, यह आपको क्या बताता है? पावर बताता है। तो पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, वर्क का यूनिट क्या होता है बच्चों? जूल। और टाइम का क्या होता है? तो जूल पर सेकंड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जूल पर सेकंड। अच्छा, जूल का, जूल इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में ये सेकंड है। क्या ये सेकंड स्क्वायर नीचे आ सकता है? ऊपर वाला पहले पे बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो सेकंड स्क्वायर और ये सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड क्यूब हो जाएगा, सही है बच्चों? और सेकंड क्यूब ऊपर गया तो अब क्या हो जाएगा? -3। मतलब ये है बच्चों कि केजी मीटर स्क्वायर और सेकंड रेस टू -3। डायमेंशन कैसे लिखोगे? ठीक है, 2
1 और यहां पर क्या आ जाएगा 213 हो गया, लास्ट में माइनस। ठीक है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखेंगे सर बच्चे, पावर का एक और यूनिट है, पावर के बारे में आपने चैप्टर नंबर 4 में 10th में पढ़ रखा है। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका चैप्टर था ना, इलेक्ट्रिक करंट, बराबर है, चैप्टर नंबर 4। उसमें बल्ब के पावर के बारे में बात चल रही थी, वो इलेक्ट्रिक पावर था। पावर का क्या यूनिट पढ़ रहे थे वहां पर, किसी को याद आ रहा है? वो ऐसी कुछ है, बोल बोल बोल। वो वाट लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, वॉट, वॉट, दिस इज इक्विवेलेंट टू, ऐसे लिख देता हूं मैं, WATT और ब्रैकेट में कैपिटल W लिख देता हूं। पावर का क्या यूनिट है इक्विवेलेंट, वॉट, वाट लगा डाला तो लाइफ। ठीक है, तो यहां पर सारे डायमेंशन हमारे डिराइव क्वांटिटीज, टोटल 13 डिराइव क्वांटिटीज जी जो हमने खत्म कर दी। ठीक है, तो हमने शुरुआत से अगर आपने देखा होगा तो हमने किस तरीके से फिजिकल क्वांटिटीज को बाइफरगेट किया, क्लासिफाई किया। फिजिकल क्वांटिटी के मेजरली कितने टाइप थे, 3, कौन कौन से? पहला फंडामेंटल, दूसरा सप्लीमेंट्री और तीसरा, तो हमने अभी कौन कौन सा कर लिया, फंडामेंटल कर लिया, डिराइव्ड कर लिया। डिराइव्ड और भी बहुत सारे हैं, फंडामेंटल 7 फिक्स्ड है, डिराइव बहुत सारे हैं जिसमें से हमने 13 फॉर्मूलेज किए, क्योंकि पूरे फिजिक्स में यही आगे पीछे करके इस्तेमाल होते हैं। समझ आ रहा है? अच्छा, अब कौन सा बचा, सप्लीमेंट्री बचा। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है। सप्लीमेंट्री डायमेंशन देखा ना आप सभी बच्चों ने, डायमेंशन लिखा ना हर एक का, इनका यूनिट होता है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता है, और इसकी सिर्फ 2 ही एग्जांपल है। ठीक है, ये कौन है, एक आपका सिंपल प्लेन एंगल बोलते हैं और एक दूसरा होता है सॉलिड एंगल, यानी एक 2 डायमेंशनल एंगल और एक 3 डायमेंशनल एंगल। आइए इसको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग करते हैं। ये करा ना सबने, पूरा नोट कर लिया? ये जितनी भी चीज सीख रहे हो ना बच्चों, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखिएगा, क्योंकि यही आपका फिजिक्स स्ट्रांग बनाएगा। अगर शुरुआत में यही चीज आपको यूनिट फॉर्मूलेज नहीं पता है ना, फिजिक्स आपका वीक हो जाएगा। फिर आप लोगों को फिजिक्स समझ क्यों नहीं आता है फिर बच्चों को, फॉर्मूलेज ही नहीं पता है। फॉर्मूले का अगर फॉर्मूला रट्टा भी किया हुआ है आपने, उसका फील नहीं पता है कि वो है क्या। अगर प्रेशर निकालूंगा तो मिलेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं फॉर्मूले, मिल क्या रहा है, तो उसका फील होना जरूरी है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों, ओके। तो यहाँ पर हमने ये पूरा टॉपिक ये वाला लगा दिया जो कि आगे है एक्चुअल में, लेकिन ये पूरा डिराइव क्वांटिटीज करवा दिया मैंने। अभी सप्लीमेंट्री पर आते हैं। अच्छा, चैप्टर के ना सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा। इसमें कुछ जो है ना जो कॉलेजेस में पढ़ाए नहीं जाते, जैसे मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ये सब पैरेलैक्स मेथड, तो ये अभी नहीं कराऊंगा, ये चैप्टर के एंड में करवा दूंगा। ठीक है, मतलब चैप्टर में जब खत्म कर दूंगा। इधर आ जाओ। ओके, यहाँ कहीं पर भी ना आपको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है ऐसा डेफिनेशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, सप्लीमेंट्री कौन होते हैं, सप्लीमेंट्री कौन होते हैं जिनका यूनिट होगा, डायमेंशन जो LMT लिखते हो ना वो सब 0 0 रहेगा, L0 M0 T0, तो इनको सप्लीमेंट्री कहते हैं, इनका कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो देर आर 2 एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, एक आपका कौन है बच्चों, प्लेन एंगल है, जो कि आप यूजुअली जो एंगल आप इस्तेमाल करते हो बुक्स में बनाते हो ना, 30 डिग्री 45 डिग्री,
उनको प्लेन एंगल बोल रहे हैं। ये प्लेन में होता है, ये कहां पर होता है? ये प्लेन में। इसको 2D एंगल भी बोला जाता है बच्चों, 2D भी कहा जाता है, 2 डायमेंशनल। तो प्लेन की बात हो रही है तो 2 डायमेंशनल बात हो रही है, प्लेन की बात हो रही है तो 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होता है अभी इस पे अगर थोड़ा सा चर्चा करें हम लोग, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए और ये वाई एक्सिस ले लीजिए। तो ये एक्स और वाई एक्सिस इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये पूरा क्या बन गया? एक प्लेन। तो 2 एक्सिस है ना, तो 2 डायमेंशनल हो जाएगा। और अगर आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस ऐसा ले लेते हैं तो ये पूरा स्पेस बन जाता है, स्पेस में बात हो रही होती। ठीक है, जैसे मुझे एक पेन देना जरा, और एक पेन दो। ठीक है, ऐसे। तो 3 एक्सेस इन्वॉल्व होंगे। ये वाला पेन का ये एक एक्स एक्सेस ले लो, ये वाला आप वाई ले लीजिए, और ये वाला आप जेड ले लीजिए, और कोई भी इधर उधर भी कर सकते हैं आप, ये एक्स, ये जेड और इसको वाई कर सकते हैं। तो जब तीनों एक्सेस रहते हैं तो ये जो स्पेस में बात हो रही है तो ये 3 डायमेंशनल हो जाता है। क्या हो जाता है? 3 डायमेंशनल। तो हमारे पास दो एंगल है, एक प्लेन एंगल जिसको 2 डायमेंशनल एंगल भी कहा जाता है, और एक होता है सॉलिड एंगल जिसको 3D एंगल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3D एंगल, 3 डायमेंशनल। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में आप कहीं पर नोट कर सकते हैं बच्चों, मैं वहीं पर करवा देता हूं आपको। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है? ओके, आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। और देर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कितने हैं? दोज क्वांटिटीज विच हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। समझ में आ गया? ठीक है। और कितने हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है? 2 हैं। नाम बोलेंगे? प्लेन एंगल और प्लेन एंगल कौन है? वही एंगल जो अभी तक आप बुक में ड्रॉ किया करते थे। समझ आ रहा है? सॉलिड एंगल क्या होता है इस पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे आप। इसमें अगर मैं बात करूं बच्चों सबसे पहले प्लेन एंगल की, तो ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप कोई सर्कुलर आर्क ले लीजिए, पिज्जा का कोई एक पार्ट है, जैसे आर्क ऑफ अ सर्कल, पिज्जा होता है ना, ऐसे ही होता है ना पिज्जा का पीस। ये एंगल, पूरा एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, छोटा सा एंगल इसको डी थीटा बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? अच्छा, डी क्यों लगाया जाता है? उसको स्मॉल बताने के लिए। क्या बताने के लिए? स्मॉल। याद रखिएगा, ये एक्चुअल में डेरिवेटिव का डी है, डेरिवेटिव का डी क्यों लगाया जाता है किसी भी क्वांटिटी के साथ में? छोटा बताने के लिए। फिजिक्स में याद रखिए कौन से सिंबल क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं सिंपल थीटा भी लिख सकता हूं। डी थीटा बताने की वजह क्या है? स्मॉल बताने के लिए। ठीक है, इसके सामने ये जो आप आर्क देख रहे हो, इसको हम लोग एस सिंबल दे रहे हैं, कोई डिस्प्लेसमेंट और आर्क। ठीक है, तो ये एस जो है वो क्या है? आर्क है। और ये कौन होगा अगर मैं इसको पूरा सर्कल अज्यूम करूं बच्चों? तो ये कौन है? सेंटर से लेकर ये वाला डिस्टेंस क्या है? रेडियस है। वेरी गुड, क्या है ये? रेडियस। ठीक है, तो यहां पर जो है ना आपका इस एंगल का फॉर्मूला क्या बनता है? आर्क अपॉन रेडियस। क्या बनता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो डी थीटा जो कि मेरा एक प्लेन एंगल है, क्या है? प्लेन एंगल,
इसका फॉर्मूला आपका बनता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। प्लेन एंगल का फॉर्मूला याद रहेगा, क्या है? आर्क अपॉन रेडियस। देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट की तरह ही है ना, तो इसलिए एस ही नाम सिंबल दिया गया है आर्क का। डिस्प्लेसमेंट का एस होता है तो आर्क का भी एस दिया। और मुझे एक चीज बताओ बच्चों, यूनिट क्या होना चाहिए? एंगल का एसआई यूनिट क्या है? आप सभी बच्चों को पता है एंगल का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन। कहाँ बताया था मैंने? हाँ, ब्रिज कोर्स जब स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था मैंने। एंगल का, वैसे आप एंगल का में मेजर किया करते हो डिग्री में ना, जो आप प्रोटेक्टर इस्तेमाल करते हो उधर पे एंगल जो बात करते हो 30 डिग्री 60 डिग्री, डिग्री में बात करते हैं। किस में बात करते हैं? तो जो डिग्री में आप एंगल बात करते हैं वो उसका एसआई यूनिट नहीं है। तो एंगल का एसआई यूनिट क्या है? रेडियन है, याद रखोगे? ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट अगर आप बात करोगे बच्चों, RAD ऐसे लिखा करते हैं, पूरा नाम रेडियन। अच्छा, इसका जो सिंबल है वो हम लोग किसी भी क्या नाम है, जो भी एंगल के नंबर होंगे उसके ऊपर जो है ना C लिखा करते हैं। क्या लिखा करते हैं? C। तो रेडियन के लिए सिंबल, जैसे मुझे पाई रेडियन बोलना है तो मैं पाई लिखूंगा और ऐसे लिखूंगा, ये तो ये रेडियन का सिंबल है। समझ आ रहा है? जैसे आप डिग्री बताने के लिए क्या करते हो, जैसे 180 डिग्री, तो डिग्री के लिए अंडा बनाते हो ना, तो रेडियन के लिए क्या बनाओगे? C लिखोगे। समझे बात को? मैं ऐसे लिख लूं। अच्छा, दूसरा हमारे पास कौन है? सॉलिड एंगल है। कौन सा है? सॉलिड। इसका मैं टेक्स्ट बुक से भी टिक मार्क दे दूंगा आपको, क्योंकि इसके बारे में डेफिनेशन पूरा दिया हुआ है। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला और ये सब समझाते जा रहा हूँ। अच्छा, ये रमजान के टाइम पे सबने देखा होगा वो कलिंगड़ कैसे दिखाता है अपने को, ये स्मॉल एंगल बोलने के लिए रहे। नहीं ना, तो ये स्मॉल एंगल बात कर रहे हैं ना अपन, तो आर्क अपॉन रेडियस होगा। लार्ज एंगल में नहीं होगा ऐसे, ये स्मॉल पीस ऑफ जो तुम्हारा पिज्जा है ना उसमें ही पॉसिबल है ऐसा। समझ आ रहा है? अब ये फॉर्मूले कैसे आ रहा है जब उसके डिटेल में जाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि, ठीक है, अभी फिलहाल इतना कर लीजिए, डी थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन। अच्छा, हाँ, तो रमजान में आ जाते हैं। रमजान में आपको मालूम है कलिंगड़ कैसे बेचते हैं हम लोग? ए लाल है लाल है लाल है, बराबर है। और उसको वो दिखाता कैसे आपको मालूम है? उसमें ऐसे कट लगाता है और ऐसे निकाल के बताता है, ए देख लाल है, खोना है खोना है। नहीं, अभी सुनो, तो वो जो पीस निकालता है, अब वो आपका 2 डायमेंशनल होता है कि 3 डायमेंशनल होता है? 3 डायमेंशनल है वो पिज्जा का नहीं है। पिज्जा का जो पीस निकालते हैं वो कैसा होता है? 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि पिज्जा एक प्लेन में होता है ना, और कलिंगड़ कैसा होता है? ऐसा स्पेस में होता है। तो उसमें जो कट करके पीस निकालता है वो कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो वो आपको कैसे दिखाई देता है जरा देखिए, क्या कुछ ऐसे ही रहता है बच्चों? है ना? क्या हुआ? अच्छा, अभी इधर सुनो बच्चों, वहां से जब आप कंपेयर करोगे इसको, तो ये ऊपर का जो है ना आपका, ये उसका छिलका दिखाई देता है आपको, वाला। अब इसको और इसको आपको एनालॉजी से करना है। वैसे इसका क्या नाम है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है जो फॉर्मूला निकल कर आता है, लेकिन आपको सिर्फ इसकी एनालॉजी से उसको समझना है
कि यहां पर फॉर्मूला मेरा जो 2 डायमेंशनल एंगल था वो क्या आया, अपोजिट वाला ये आर्क और अपॉन में एक कौन हो गया, रेडियस हो गया। अच्छा ये 2 डायमेंशनल में, लेकिन 3 डायमेंशनल में अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास जो एंगल है यहां पर, ये यहां पर कुछ एंगल बन रहा है, ये आपका 3 डायमेंशनल एंगल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे पता है, जैसे इसको क्या नाम दिया है, डी थीटा, इसको हम लोग डी ओमेगा भी बोला जाता है इसको, और ओम सिंबल आप लोग ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो डी ओमेगा ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये एरिया है एक, यहां पर एक लेंथ था जिसको सिर्फ क्या दिया था, एस बोला था। यहां पर क्या है आपका, एरिया है, देख रहे हो। अच्छा यहां पर भी ना इसको भी डीएस उन्होंने बोला है फॉर्मूले में, जरा चेक करना टेक्स्ट बुक में, डीएस बोला हुआ है ना। तो ये छोटा सा है तो इसको भी डीएस बता दो, आर तो उतना ही रहने वाला है, तो आर के साथ डीआर मत लगाओ। नहीं समझे क्या बोला मैंने, ये देखो अगर मैं इससे बड़ा पीस भी लेता हूं तो आर उतना ही रहने वाला है, अगर ये छोटा है तो उसके सामने वाला ये भी लेंथ क्या होगा, लेकिन आर तो उतना ही फिक्स रहेगा ना। आप सोच के देखो कि अगर मैं इसको और छोटा करूं तो एंगल कम हो जाएगा, डीएस भी कम हो जाएगा, लेकिन आर तो उतना ही रहने वाला है, तो आर के साथ डी नहीं लगाना अपने को। तो डी किसके साथ लगेगा, थीटा के साथ में और एस के साथ, ठीक है। अच्छा ये आपका एरिया है, छोटा सा एरिया है छोटे से 3 डायमेंशनल एंगल के लिए, क्या लिखा जाए इसको, डी ए, एरिया ए, डी ए बोल देते हैं। आ रहा है समझ में। अच्छा अगर आपने कभी गौर किया होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है, स्क्वायर वाला टर्म आता है। अब यहां पर सिर्फ आर है, तो ये वाला भी सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये आर ही है, लेकिन आप जब आप फॉर्मूला लिखोगे विद एनालॉजी विद दिस, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर, क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी एरिया स्क्वायर वाला टर्म आ गया ना, तो नीचे भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके एनालॉजी से हमारा नया फॉर्मूला बन गया। ये एनालॉजी से सीख रहे हैं हम लोग, वैसे इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है, अब वो उतना डिटेल में जाके मतलब, एनालॉजी से जब याद हो जा रहा है तो, क्योंकि आगे चल के अपने को इसको बहुत जगह यूज भी नहीं है, एक क्या नाम है, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक जगह इस्तेमाल होता है पूरे फिजिक्स में अब, ठीक है। फिर बाद में हायर फिजिक्स में और भी यूज होगा, लेकिन अपने को सिर्फ एक ही जगह पूरे मतलब वो भी 12th में, समझ आ रहा है, बोलो इतना हो गया। अच्छा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं अभी, थोड़ा सा फील लाने के लिए। तो मेरे पास प्लेन एंगल कौन हो गया, ए, प्लेन एंगल कौन हो गया, आर्क और रेडियस का रेशो हो गया, क्या हो गया, तो व्हाट इज प्लेन एंगल, द रेशो ऑफ आर्क विद रेडियस, समझ में आ रहा है, या टू द रेडियस। डेफिनेशन में आप देखोगे ये किसका रेशो है, एरिया का और स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। इतनी कहानी समझ में आई। यूनिट इसका क्या होगा, आप बच्चों फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे ना तो यूनिट कैंसिल हो जाते हैं। ये देखो इसका यूनिट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, रेडियस का में मेजर करोगे मीटर, मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट बच रहा है। लेकिन क्योंकि ये एंगल है तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, तो रेडियन इसका यूनिट बनेगा। लेकिन डायमेंशन अगर आप लिखना चाहोगे तो ना लेंथ का आ रहा है, ना मास का आ रहा है, ना टाइम का, तो डायमेंशन क्या रहेगा, 0 0। समझ आ रहा है। अच्छा यहां भी देखोगे एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने जो दूसरा यूनिट दिया, क्योंकि ये भी एक 3 डायमेंशनल एंगल है, इसका यूनिट है, ठीक है, शेख रिजवान, नहीं स्टे रेडियन, एसआर बोले तो स्टे रेडियन। तो यहां पर आप सिंबल लिखिए पहले शॉर्ट में और उसके बाद ब्रैकेट में लिखिए स्टे रेडियन। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, STE
ठीक है, ये देखो 3 रेडियन। तो इनका यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये तो छोटे से एंगल है बच्चों, क्या एस आर है ना, एस आर लिखेंगे, यही लिखेंगे बस। जैसे इसके अंदर आपका सिंबल भी आता है, सी भी लिखा जाता है, उसमें वैसा नहीं है। ठीक है, उसमें वही लिखा जाएगा, एस आर लिखा जाएगा। इधर सुनो बच्चों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरा एंगल जो जो डी थीटा है तो छोटा सा एंगल है, किसी सर्कल का ये पूरा एंगल कितना होता है, पूरा 360 डिग्री रेडियन में। अभी ये कन्वर्जन आप लोग ने नहीं सीखा होगा, मैथ्स का चैप्टर पहला नंबर चैप्टर नंबर 1 शुरू होगा ना, उसमें ही आप सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपका वेनिसडे और एक एक घंटे का उस्मान सर मैथ्स लेंगे तुम लोग का, और वेनिसडे को दूसरे एक सर आएंगे वो भी मैथ्स लेंगे। तो मैथ्स के लिए 2 टीचर होंगे। 2 पाई होता है, कितना होता है, 2 पाई होता है। आप ना एक छोटा सा ये एग्जाम्पल याद रखिए आप, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री मतलब पाई होता है, याद रखिए। तो अगर मैं बोलूं 360 डिग्री के लिए कितना होना चाहिए, खत्म। इतना याद रहेगा, इतना लॉजिकली तो याद रख सकते हो, अभी कोई कन्वर्जन सीखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना याद कर लीजिए। मैथ्स में आपका एक चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, उसमें आप सब डिटेल सीख जाओगे। ठीक है, और ये छोटा मोटा मैथ्स आपको सभी बच्चों को आना चाहिए, फिजिक्स में अपना यूज होता है। जो नीट के लिए जाना चाह रहे हैं ना, तो वो क्या सोचते हैं कि मैथ्स छोड़ देते हैं। 11th का मैथ्स बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे बेसिक मैथमेटिक्स में सीखते हैं हम लोग, लेकिन पढ़े रहोगे, 2 जगह करे रहोगे तो अच्छा। अच्छा, इधर देखो, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 360 डिग्री मतलब, अच्छा अगर मैं 90 डिग्री बोलूंगा तो इसका आधा नहीं हो जाएगा, तो पाई/2, क्या बोलते हैं, पाई/2, पाई का आधा ना, इसका आधा हो गया तो पाई/2। ठीक है, 370 बोलूंगा तो 270, सॉरी 270, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 9 जा 27, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो 270 3/2। समझ आ रहा है, सब चीज सीखेंगे आप, टेंशन मतलब। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, पाए मतलब समझ गया कि नहीं सभी बच्चों को। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं, पूरा सर्कल कितना एंगल कवर होता है, आपने बोला 360 डिग्री, और 360 कितने के बराबर आया रेडियन में, 2 पाई रेडियन आया, सही है। अच्छा, मैंने आपको एंगल का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है, आर्क अपॉन, वर्ड्स में लिखो तो कुछ ऐसी होगा, बोलो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाय आर, यही पढ़ रखा आपने, प्लेन एंगल की बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बताओ, अगर मैं ये पूरा एंगल कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, पूरा आर्क कितना आएगा, अगर मैं बताऊं आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है, ये पूरा कितना होगा, ये पूरा पूरा कितना होगा, अगर आप ये पूरे एंगल की बात करना चाह रहे हैं, तो एंगल थीटा हो गया, और ये पूरा बाउंड्री का लेंथ कितना होता है, अगर इसका रेडियस आर है तो, देखते कौन बता पाता है। सर्कल की बाउंड्री का लेंथ 2 पाई आर, जिसको हम लोग सरकमफरेंस ऑफ सर्कल भी बोलते हैं। पेरीमीटर पढ़ा है आप लोग ने, बाउंड्री ना, तो सर्कल की बाउंड्री का लेंथ क्या होता है, अगर उसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर। तो यहां पर मैं आर्क लिख देता हूं 2 पाई, और रेडियस आर, आर से आर क्या हो गया, एंगल मेरा कितना आया बच्चों, 2 पाई क्या, रेडियन, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, तो 2 पाई रेडियन 360, वही तो आया ना पूरे सर्कल के लिए जब बात किया था, आया समझ में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए पूरा जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है,
2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है? अच्छा, अब इसी तरीके से थोड़ा सा इधर भी आते हैं। ये कलिंगड़ वाला एग्जांपल पता है ना आपको? ये किसका टुकड़ा है ये? है ना? तो वाटरमेलन वैसे स्फेरिकल नहीं होता है, तो लेकिन आप कोई एक उसमें कुछ एग्जांपल्स भी मिल जाते हैं। स्फेरिकल अज्यूम करना आपको। कैसे? पूरा एकदम फुटबॉल की तरह, पूरे स्फीयर की तरह। ठीक है, अब ये जो छोटा सा ये एंगल है इसमें जो आ रहा है, इसको आपने क्या बोला हुआ है? डी ओमेगा बोला हुआ है। अच्छा, इसको पूरा अगर मैं ऐसे कंप्लीट कर दूं तो ऐसा पूरा एंगल बनेगा ना, यहां पर आपका पता है एक स्फीयर बनेगा पूरा। ऐसे ये जो डी ओमेगा तो छोटा सा है, इसका पूरा जो है ना आपका एक स्फीयर बनेगा, और इसका भी बनेगा। तो ये एंगल भी एक स्फीयर बना के देगा अपने को। समझ आ रहा है? अब वो कितना होगा, उसका कितना एंगल होगा, यानी टोटल एंगल जैसे यहां पर कितना बात किया, 2 पाई होता है, टोटल एंगल यहां पर कितना बात किया, तो 3 डायमेंशनल वाला टोटल कितना होता है, ये बात अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? सुनो, यहां पर आपका सॉलिड एंगल लिखता हूं मैं। टोटल सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या था बच्चों? एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, ये यहां से यहां तक जो हमारे पास है ये रेडियस है। एरिया ऑफ स्फीयर, अगर मैं ये पूरा अज्यूम करूं, ये पूरा गोला अज्यूम करूं जिसका रेडियस आर है, उसके सरफेस एरिया कितना होगा, ऊपर का एरिया कितना होगा? कितने बच्चों को स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला पता है? सोचो, किया है आप लोग ने इसको? वॉल्यूम का फॉर्मूला, आप वॉल्यूम के इसमें क्यूब आता है, एरिया के इसमें क्यूब नहीं आएगा। वो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का है। ऊपर का सिर्फ एरिया का क्या फॉर्मूला है? 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ा है? गोले का एरिया बराबर है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? तो अगर मैं टोटल एरिया निकालूंगा तो वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, कैंसिल हुआ, क्या आया बच्चों? 4 पाई एस आर स्टे रेडियन। जैसे प्लेन एंगल में टोटल एंगल अगर आपसे पूछा जाएगा तो कितना होगा, प्लेन वाले में 2 पाई रेडियन, और अगर मैं आपको सॉलिड एंगल में टोटल एंगल पूछूं तो कितना होगा? 4 पाई होगा। 4 पाई 4 पाई होगा। अभी बकरा ईद गई है, 4 पाया भिजा दो उसके घर पे। चलो ठीक है, सुनो, समझने के लिए आसान टॉपिक नहीं है, तो आपको इमेजिन करना पड़ता है 3 डायमेंशनली, लेकिन ये है कि एनालॉजी से समझ सकते हो। 2 डायमेंशन समझ गया तो 3 डायमेंशनल भी समझ सकते हो आराम से। ठीक है, एक बार मैं सिर्फ सवाल पूछ लेता हूँ, उसका जवाब दे दीजिए फटाफट से। ठीक है, तो हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे पास कितने हैं? अच्छा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी किसको कहते हैं? यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता, इसलिए डायमेंशन हमने पहले कर चुके ताकि आपको इसका डेफिनेशन समझ आए। अच्छा, इसमें जो पहला एग्जांपल है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के साथ आप खेल चुके हो ऑलरेडी क्लास 10th में, है ना? जो आप एंगल मेजर करते हो प्लेन एंगल ही होता था, लेकिन बस डिग्री में मेजर करते थे। उसका एसआई यूनिट क्या है? रेडियन है। ठीक है, अच्छा, एंगल का फॉर्मूला हम लोग ने क्या किया? कोई एक स्मॉल एंगल अगर डी थीटा बात करूं तो क्या फॉर्मूला हम लोग ने किया? डी एस अपॉन आर, मतलब आर का अपॉन क्या है? रेडियस है। अगर मैं पूरे सर्कल के लिए टोटल एंगल बात करता हूं रेडियन में तो कितना आएगा? 2 पाई आएगा, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी मैंने लेकर आके बताया आपको कि टोटल सर्कल के लिए कितना एंगल होगा। अच्छा, इसी तरीके से इसी एनालॉजी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए अगर मैं 3 डायमेंशनल एंगल की बात करता हूं जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला क्या बना? फॉर एक स्मॉल सॉलिड एंगल है मेरे पास, डी ओमेगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर बना। अगर मैं पूरा बात करूं टोटल, तो मेरे पास टोटल सॉलिड एंगल कितना आता है? 4 पाई स्टे रेडियन। सी इसमें रेडियन वाले में लगाना है सिर्फ, इसमें नहीं है कोई सिंपल, इसमें सिर्फ
वो SRK होता है रे, ठीक है। हाँ वो मैं ही हूँ। 4 पाई स्टे रेडियन, याद रहेगा सभी बच्चों को, ठीक है। 2 डायमेंशनल एंगल और कौन सा, 3 डायमेंशन। अच्छा इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी है, लेकिन वो उतना डिटेल में करके ना कोई मतलब नहीं है। आप एनालॉजी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी ना अपने को एनालॉजी के थ्रू ही बोला है मतलब समझने के लिए। अभी कैसा है, प्रूफ भी देगा ना वो बहुत डिटेल में हो जाता है। कहाँ मक्खी बैठी है। ठीक है, आइए यहाँ पर डेफिनेशंस वगैरह कर लेते हैं। अब ये पॉइंट पढ़ोगे ना, सब एकदम सीधा सीधा आपके भेजे में उतर जाएगा बच्चों। ओके, ये देखिए, ठीक है चलो पढ़ते हैं। डेफिनेशन ये रहा बच्चों, प्लेन एंगल का डेफिनेशन अगर आपसे पूछेगा डिफाइन प्लेन एंगल, तो आप क्या बोलो, दिस इज द रेशियो ऑफ, फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। तो रेशियो ऑफ किसका, ऊपर कौन है, रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला। तो ऊपर कौन है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो ये कौन है, डीएस कौन है ना, आर्क का लेंथ है कि नहीं है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द, तो अपॉन वाले को जब कनेक्ट करना होता है तो यहां पर क्या बोलेंगे, टू द, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर नीचे वाले को कनेक्ट करने का ये है। तो टू द, नीचे कौन है बच्चों, रेडियस ऑफ द सर्कल, बस खत्म हो गया डेफिनेशन। व्हाट इज प्लेन एंगल, द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला। अब ऊपर वाले का नाम याद कर लो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। नीचे वाले का नाम याद कर लो, रेडियस ऑफ द सर्कल, खत्म। तो रेशियो ऑफ, याद रखो फिजिक्स में ऐसा डेफिनेशन बनाने का तरीका बहुत यूजफुल है। रेशियो वाले जो होते हैं ना, जिसके फॉर्मूले आपको पता है रेशियो में, तो उसका डेफिनेशन इसी तरीके से आपको बोल देना है, द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला। समझ आ गया, क्या डेफिनेशन बोलेंगे सॉलिड प्लेन एंगल का, रेशियो ऑफ ऊपर वाला कौन है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, खत्म हो गई बात। ठीक है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है तो आप इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है, या ऐसे ही बोल सकते हैं, यहां से शुरू कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ ऊपर वाला टू द नीचे वाला, वो नाम लिख दीजिए, इज कॉल्ड प्लेन एंगल, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेशन आप अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है, आप ऐसे साइड हेडिंग डाल के थोड़ा सा जब आप आंसर बना रहे होंगे तो ऐसा फॉर्मूला लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यूनिट लिख दीजिए, इट इज मेजर्ड इन रेडियन, सही है, बात हो चुकी है। और एंगल थीटा इन रेडियन इज डिनोटेड बाय, देखो यहां पर कोई भी एंगल हो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है। समझ गए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। चलो ये कंप्लीट हो गया, सॉलिड एंगल की बात करते हैं। सिंबल ऑलरेडी बता चुका था, ये देखो कलिंगड़ का पीस आपको दिख रहा होगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जो आपको एंगल यहां पर मिलेगा वो कौन सा एंगल होगा, डी ओमेगा, यहां पर ऐसे बताना चाहिए था इनको, ठीक है। और ये देखो ये कौन सा है, ये प्लेन एंगल, पिज्जा का पीस है ना, पीस ऑफ पिज्जा। ओके, दिस इज 3 डायमेंशनल, वो वाला कौन सा था, 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। 3 डायमेंशनल एनोलॉग ऑफ डी थीटा, मतलब क्या समझ आ रहा है, डी थीटा मेरा प्लेन एंगल था ना, उसका एनोलॉजी है, उसके एनोलॉगस है, उसके सिमिलर है, ठीक है। और हमने जो यहाँ पर फॉर्मूले को समझा है वो एनोलॉजी से समझा है, हमने कोई मैथमेटिकल प्रूफ, लेकिन इसका है पूरा जो है ना, आप जैसे ज्योमेट्री में सॉल्व करते हो ना, तो इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ पूरा है, लेकिन एनोलॉजी से समझ जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। एंड इज डिफाइंड है, सो आपको ना ये नहीं लिखने का, ये याद रखना है, ये बस ये याद रखो कि इसको 3 डायमेंशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 3 डायमेंशनल बोल। तो यहां से आप डेफिनेशन मार्क करिए, इट इज करके लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज।
एक काम करो, इसको भी हम लोग ऊपर वाले की तरह बनाते हैं। ऊपर वाला कैसा था? इट इज द रेशो ऑफ, या उसको भी ऐसे बोल, हाँ वैसा, ऊपर वाला टू द नीचे वाला। अब यहां पर फॉर्मूला देख लीजिए, ये आपका एरिया है ना, और यहां पर कौन है? रेडियस का स्क्वायर है। तो यहां पर आप लिखे इट इज डिफाइंड एज, चाहिए तो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, क्या बोलोगे? रेशो ऑफ, ये द कट कर दो, द रेशो ऑफ बोल दिया ना। उसके बाद ऊपर कौन है बच्चों? एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। अब यहां पर सर्कल की बात नहीं चल रही, किसकी बात चल रही है? गोले की बात चल रही है, स्फीयर की बात चल रही है। ये डीए कौन है बताओ? नीचे वो कलिंगड़ का पीस देखिए, ये पूरे एरिया का छोटा सा, पूरे एरिया, पूरे कलिंगड़ का छोटा सा एरिया है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर। क्या समझ आ रहा है? पोर्शन मतलब उसका एक छोटा सा हिस्सा, पार्ट, पूरे एरिया का छोटा सा पार्ट है, डी है। तो द रेशियो ऑफ ऊपर वाला बोले कौन है यहां पर? एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ स्फीयर, सरफेस ऑफ स्फीयर, टू द, नीचे कौन है बच्चों? स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। आर का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। डेफिनेशन बन गया? चेंजेस समझ में आ गया क्या किया हमने? ऐसे कर लीजिए। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा बच्चों, ठीक है। और इट इज मेजर्ड इन बच्चों, ये देखिए, इट इज मेजर्ड इन स्टे रेडियन, सिंबल हम लोग एस आर लिखा करते हैं। अच्छा, मैंने टोटल एंगल बताया था आपको, कितना निकल कर आएगा? 4 पाए। तो टोटल सॉलिड एंगल आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा कितना होगा? 4 पाए एस आर। टोटल प्लेन एंगल 2 पाए रेडियन। समझ गए ना बात को? यहां तक किसी को कोई डाउट भाई? ठीक है। अब हम लोग जो है ना, इस फॉर्मूला बेस्ड एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसका एप्लीकेशन भी समझ में आ जाएगा। और लॉग बुक भी निकाल लो बच्चों। लॉग बुक हमेशा आपको अपने बैग में रखनी है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तुम लोग के पास है लॉग बुक? पीछे एक बेंच पे एक भी रहेगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक है ना, बस होगा। चाहिए तो ले लो, अगर किसी को पीछे पास कर दो जरा। चलिए, तो कैलकुलेशन में आप देखोगे अभी लॉग का इस्तेमाल। फॉर्मूलेज मेरे ख्याल से अभी सभी बच्चों को याद ही होगा, अभी 2 फॉर्मूले किए हमने, प्लेन और सॉलिड एंगल। अच्छा, व्हाट इज द सॉलिड एंगल? क्या पूछा इसने? सॉलिड एंगल हमको पूछा हुआ है। फॉर्मूला क्या है आपका? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है। अच्छा, सबटेंडेड बाय मून एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ। तो देखो, मैं सबसे पहले ना यहां पर एक सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं बच्चों। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और ये यहां पर आपका मून है। चांद छुपा बादल में, ओके, ध्यान रखिएगा। अब मून यहां पर अर्थ के किसी एक पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है, वो भी कैसा? सॉलिड एंगल, 3 डायमेंशनल एंगल, ठीक है। तो मैं यहां मून से ना ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे ड्रॉ करता हूं,
और यहां पर जो एक एंगल बनेगा ये सॉलिड एंगल है, ये हमको पता करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये स्फीयर तो, ये तो पूरा ऐसा गोला है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, इसके सामने ये एरिया चाहिए, ठीक है। वी नीड दिस एरिया, ये जैसा मेरा हाथ है, तो मतलब ये मून के अंदर से ऐसे मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्कल बनाना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा, कहानी समझ में आई? तो ये डी ओमेगा निकालने के लिए डी और ये इसका जो डिस्टेंस होगा, देखो अप्रोक्सीमेट अर्थ और मून का जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से मेजर किया जाता है, तो ये बेसिकली आपका आर हो जाएगा। तो आपको आर, अर्थ और मून का बीच के जो डिस्टेंस होगा वो मेरे लिए आर होगा। वो कौन होगा? आर। अभी आप बताइएगा कि मेरे पास क्या गिवन है, ठीक है। ये जो एरिया है ये एक सर्कल है, ये जो अंदर मैंने एरिया बनाया ना ये कैसा है? सर्कल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? तो दिस इज अ सर्कल, याद रखिए। ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, भले ही मेरे पास मून एक स्फीयर है, लेकिन जो एरिया सबटेंड कर रहा है यहां पर इसके सामने आ रहा है वो एक सर्कल है। और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर मून का होगा। आर किसका होगा? और ये वाला जो आर हमने लिया हुआ है ये, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। क्लियर हो रहा है? हम लोग एक काम करते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और ये वाला जो रेडियस है इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला कैपिटल आर बोल दिया, ठीक है। अब सिचुएशन आपके सामने है, आपको यहां पर बताना है कि क्या गिवन है। तो सिंबॉलिकली हम लोग डेटा किस तरीके से लिखेंगे। सिचुएशन पूरा आपके सामने रख दिया, बना दिया मैंने, इसको ड्रॉ करना है, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा। तो चलो डेटा लिखते हैं बच्चों। व्हाट इज सॉलिड एंगल? क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाट इज सॉलिड एंगल क्या हो गया? डी ओमेगा क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क। अच्छा आगे, बाय मून एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ गिवन डायमीटर ऑफ मून। मून का डायमीटर कितना गिवन है? 3474 किलोमीटर। सही है बच्चों, ये डायमीटर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? रेडियस। तो मैं आर कैसे निकालूंगा अगर डी गिवन है बच्चों? तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? डी बाय 2। डी की वैल्यू है 3474 किलोमीटर, डिवाइड बाय 2। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 7 जा, तो आ गया 1737 किलोमीटर। अच्छा किलो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? किलो मतलब 10⁻³ प्रीफिक्स भी मैं आपको केमिस्ट्री में, जब केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दूंगा वहां पर सारे प्रीफिक्सेस लिखा दूंगा जितने जरूरी है। किलो 1000 होता है। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 मतलब 10⁻+3, 10⁻+3। तो आप ये किलो की जगह ना ऐसे लिख दीजिए 10⁻³ मीटर। ये हो गया रेडियस, स्मॉल आर मिल चुका बच्चों हमको, डेटा में ही हमने निकाल दिया इसको। अच्छा एंड इट्स डिस्टेंस, इट्स डिस्टेंस मतलब मून का डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना है? 3.84 10⁸ मीटर। आया समझ में? क्या है ये? व्हाट इज दिस? डायग्राम से देखकर बताओ कौन है? तो अरे तो मैंने उधर क्या लिया हुआ है? सिंबल कैपिटल आर। तो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये मेरे लिए कौन हो गया? कैपिटल आर हो गया 3.84 10⁸ मीटर, ठीक। न्यू टेक्स्ट बुक सबने खरीदा होगा ना? अच्छा ये नंबर जरा चेक करना, बराबर है ना? 3.84 10⁸ मीटर है और 3474 किलोमीटर है, ठीक। ठीक है, सोल्यूशन करते हैं। आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाना है बच्चों? डी ओम इज इक्वल टू डी ए अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर करूंगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सही है? अच्छा
डीए आपका कौन है, एरिया आपको मैंने बताया कितना है बच्चों, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर है और यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज रख देते हैं। पाई की वैल्यू 3.142 है, सही है। पाई की वैल्यू पता है, पाई रेडियन की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 3.142। आर स्मॉल आर इज 1737 10⁻³ और इसका पावर 2। कैपिटल आर 3.84 10⁻8 इसका पावर। अब क्या किया जा सकता है, इधर देखिएगा अच्छे से। हाँ, पहले 10 का पावर सॉल्व कर लेते हैं। 3.142 1737 का स्क्वायर हो गया। ठीक, 10⁻³ पावर के ऊपर पावर क्या करता है बताया मैंने, मल्टीप्लाई, मतलब 3 के ऊपर पावर 2 है तो 3 2 जा 6, 10⁻6 हो जाएगा ये। 3.84 10⁻8 तो 3.84 का स्क्वायर ऐसे ही रखते हैं और 8 2 जा 10⁻16 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी। 10⁻16 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -16 +6 और -16 -10। वेरी गुड। तो यहां पर आपका 10⁻16 ऊपर जाएगा, क्या होगा, 10 का पावर -16। और यहां पर कितना है, तो एक स्टेप लिख देता हूं फिलहाल में, 10⁻6 और नीचे 10⁻⁻, तो +6 -16 आ जाएगा 10 का पावर -10। 10 का पावर हो गया सॉल्व। अब हमारे पास सिर्फ ये नंबर बचे हैं जिनको आपको लॉग से सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आ जाओ। इंपॉर्टेंट यही है कैलकुलेशन वाला पार्ट। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक सब्सटीट्यूशन दिया हुआ है और सब्सटीट्यूशन भी आप देखोगे तो वैसे वो गलत नहीं है, लेकिन कुछ चीज उन्होंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया हुआ है। जैसे आप देखोगे सब्सटीट्यूशन में देखोगे ना, तो यहां पर 1.737 और 10⁻³ लिखा हुआ है ना, सब्सटीट्यूशन में देखो टेक्स्ट बुक के अंदर। और यहां पर आपका 10⁻5 कर दिया है, तो एक्चुअल में ऊपर वाला और नीचे वाला कॉमन कट हो गया 10⁻3। आप ऐसा मत करो, वैसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि वो गया किधर, डायरेक्ट स्टेप में नहीं समझेगा। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करते जाते हैं। अब हमारे पास ये नंबर बचा हुआ है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आंसर एकदम सेम टू सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है इसके साथ क्या करना है, इसका लॉग देखना पड़ेगा। इनटू मतलब प्लस होता है, फिर इसका लॉग देखना पड़ेगा, और आपको स्क्वायर वाले का भी लॉग सिखाया मैंने। इसका लॉग देखेंगे, लॉग में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो इसका लॉग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। ये ऊपर वाले का लॉग हो गया। नीचे वाले का लॉग कैसे देखेंगे, 3.84 का लॉग देखेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। एंटी लॉग सबसे लास्ट में देखने का। तो यहां पर मैं 2 पोर्शन कर लेता हूं, यहां पर 2 पार्ट कर लेता हूं। यहां पर मैं ऊपर वाले का लॉग सॉल्व करूंगा, उधर पे नीचे वाले का। 3.142 का लॉग क्या होगा, पॉइंट के पहले बताओ कितना नंबर है, 1 - 1 तो 0 पॉइंट। अच्छा मैं बता रहा हूं, अभी आपके पास टाइम है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, अभी आपके पास टाइम है। लॉग अगर आपका वीडियो छूटा है या आके भी आपने लेक्चर अटेंड करके भी आपको कंफ्यूजन है, तो पुराने वीडियोस देखो और इसको क्लियर करके लो। ठीक है, 4972 ये हो गया बच्चों। अच्छा अभी ये नंबर है और उसके ऊपर पावर कितना है, 2 है। लॉग में जो पावर होता है उससे क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं ना। अच्छा पहले इधर आ जाओ, पॉइंट कहां पर है इसमें, ओके तो इधर पॉइंट है, पॉइंट के पहले कितने नंबर है, हाँ तो 4 है, तो 4 में से एक गया तो 3। तो आप यहां पर क्या करिए, 3.17 का 37 में देखकर बताओ, पूरा सम करके बताओ। 32397, ये इसलिए बोल रहा हूं, ये भूल जाते हो आप।
तो आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए शुरुआत में, और हम लोग अभी अप्लाई करते रहेंगे तो आप सीखते ही जाओगे फिजिक्स के अंदर। किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे इसको? 2 से मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, अभी मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ 0.4972 दोबारा लिख रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। 2 7 जा कितना हो जाएगा? 14, 18, 19, 6 और ये 7, 4, 6। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कर दीजिए। देखो यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता मैं इसको, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई होना भी बाकी है। तो मैंने दोबारा इसको लिखा 2 से मल्टीप्लाई करके। अब ये दोनों को क्या कर सकते हैं आप? ऐड कर सकते हैं। ऐड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। 2 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 6 7 9 आपका 16 हो जाएगा। 10 17, ठीक है। 5 4 9 हो जाएगा, और ये 6। ठीक है, अभी इसका एंटी लॉग नहीं देखना, ये ऊपर वाले का लॉग हो गया। नीचे वाले के लिए आपको इधर देखो, ये नंबर है 3 पॉइंट के पहले कितना नंबर है? 1। 1 में से 1 गया तो 0.38 का 4 में देखना है सिर्फ, और लॉग ही देखना। ऊपर देख लो, लॉग लिखा हुआ है ना, कितना? 5843। इसके ऊपर पावर कितना है? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 3 जा 6, 8 16 10 11, ये आ गया। ये नीचे वाले का लॉग, ये ऊपर वाले का लॉग है, और ये नीचे वाले का लॉग। अच्छा, ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में क्या है? डिवाइड है ना, तो डिवाइड का क्या हो जाता है? तो मैं इसको लिखूंगा अलग से 6.9766 माइनस 1.16। 6 माइनस 8 नहीं होता है। 16 माइनस 8, 6 माइनस 6, 9 माइनस 1, 6 माइनस 1, माइनस करना है। 6 माइनस 1 5। अच्छा, अभी क्या करना है आपको मालूम है? एंटी लॉग को देख के चप्पल खाने का है ना। एंटी लॉग पॉइंट के बाद के 2 नंबर होते हैं। 0.80 का सिर्फ 8 में देखना है। 6427 आ रहा है। शॉर्टकट क्या है एंटी लॉग का? लेफ्ट से पहले के बाद पॉइंट, और 10 के पावर में कितना नंबर है? 5 लिख दोगे, इतना आया। अब क्या करना है? ठीक है भाई, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में बड़ा ही हो जाता है। अगर तू देखेगा ना, कैलकुलेटर तो हमारे पास अलाउड नहीं, हमने इतना ही सॉल्व किया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ा अपने को। अच्छा, अब मेरे पास, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आया इसको सॉल्व करने पर? और 10 का पावर, अच्छा ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? -10। 10 का पावर +5 और -10 क्या हो जाएगा? और हमने क्या निकाला है? सॉलिड एंगल। यूनिट क्या होगा? दिस इज योर आंसर। क्या आंसर है? नहीं तो तेरी पुरानी बुक है ना। ठीक है, जिसकी पुरानी बुक होगी ना, तो उसमें ये आंसर गलत दिया हुआ है। न्यू बुक में, या पुरानी बोले तो 1 आध साल वाली होगी तो उसमें भी सही, जो जिसकी ज्यादा पुरानी है तो 6.42 कितना आ रहा है अपना? 7 आ रहा है। मैंने बोला था कि लॉग में अपने को लास्ट का एक डिजिट थोड़ा ऊपर नीचे मिलता है। 10⁻⁵ आ रहा है बराबर। चलो, इसको करके रखिए बच्चों।